हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें न्यूटन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, केपलर के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो चलो, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। मतलब जैसे आप और मैं खड़े हैं मान लो, तो हम दोनों के बीच में ना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और हम दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन है ना वो कांस्टेंट रहेगी। अब इसका मतलब समझते हैं। ये देखो, ग्रेविटेशन मतलब बिग जी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में बहुत फर्क है। ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी और ग्रेविटेशन मतलब बिग जी। बस वो स्मॉल और बिग का फर्क नहीं है, आगे फर्क पढ़ेंगे हम अभी। तो जो हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेंसिल बॉक्स है, हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और जो ग्रेविटेशन लग रही है ना वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट मतलब सेम है, हमेशा सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या इसका मास है, क्या मेरा मास है, हमारे बीच का डिस्टेंस क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो डिस्टेंस और मास पे डिपेंड करेगी हम दोनों के। लेकिन जो ग्रेविटेशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस एज वेल एज डिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने इसको दूर कर दिया, मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो हम दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो कम हो जाएगी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट रहेगी। डिस्टेंस कम कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ग्रेविटेशन। अब देखो, अब मैं बताता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स नेवर रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब देखो, ये हमेशा चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, हमेशा दूर नहीं भगा सकती अपनी चीज। जैसे मान लो आप मेरे पास आ रहे हैं, हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो हम मे भी अट्रैक्ट करें, अट्रैक्ट करते नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे ये दो मेरे हाथ हैं, अब ये दो मेरे हाथ हैं, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा? इन दोनों के मासेस बहुत कम है, इसलिए नहीं जा पा रहे ये एक दूसरे की तरफ। ठीक है, अब देखो, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स नेवर रिपल्सिव फोर्स। हमेशा अट्रैक्ट करेगी, दूर नहीं भेजेगी, रिपल्सिव फोर्स नहीं है ये। अब न्यूटन ने इसके बारे में खोज करी, तो अब देखो इसका नाम है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कुछ भी कह देते हैं। ये है न्यूटन फोर्थ लॉ। पहले तीन लॉ क्या थे? पहले तीन लॉ मोशन चैप्टर में थे ना, वो सॉरी फोर्थ चैप्टर में थे ना पहले तीन लॉ, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाले। अब देखो इसमें न्यूटन ने क्या कहा, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है m1 मास का, दूसरा है m2 मास का, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं हमेशा। अब जैसे ये इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेके और इसके सेंटर तक, इसको हम कहते हैं r कहते हैं। और ये जो फोर्स F1 है ना, जैसे मान लो मैं ऑब्जेक्ट हूँ m2 और मैं ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट के नाम देते हैं A, ये B, मैं ऑब्जेक्ट हूँ B और मेरा मास है m2, मान लिया मास अलग अलग है दोनों के। अब ये जो है ना B, जो ये फोर्स A पे लगाएगी उसको हमने नाम दिया है F1। कैसे? अब जैसे ये जो F1 फोर्स आ रही है ना, मतलब जो A पे वो B ला रहा है, अब B खींच रहा है A को, तो जो इसमें फोर्स आएगी वो B ही तो लाएगा, तो वो फोर्स है F1। ठीक है, ये देखो, अब उसी तरह जो ये फोर्स जो आई है B में F2, वो लाया है A अपनी तरफ B को खींच रहा है, जो फिर जो फोर्स B में आएगी ना वो F2 होगी जो A लाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये F1 फोर्स है वो B ला रहा है, ये F2 फोर्स है A ला रहा है। F2 फोर्स A कैसे ला रहा है? B को अपनी तरफ खींच के ला रहा है, और जो B है वो F1 फोर्स कैसे ला रहा है? A को अपनी तरफ खींच के ला रहा है। अब ये जो फोर्स है ना, ये F1 फोर्स और F2 फोर्स, ये दोनों बराबर होंगी, सेम होंगी। अब देखो, अब ये जो फोर्स है ना, इन दोनों के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो F से डिनोट की जाती है। वो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों के मास बढ़े, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ी, दोनों के मास कम हुए, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हुई। ठीक है, अब देखो ये जो है, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। डिस्टेंस कैसे लिया जाता है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे लिया जाता है? इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का। ठीक है, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस एकदम लिया जाता है। अभी इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हम r से डिनोट करते हैं। ये जो f है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं ना 1/, में, या फिर आप ये कह सकते हो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या फिर f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, अब क्या रहता है, अब हम इन फॉर्मूले को कंबाइन कर देना, तो ये ना बीच में ना एक स्टेप रह गया, एक सेकंड रुकना है ना।
ये ऐसे होगा पहले F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, फिर आएगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये ऐसे आएगा। अब ये जी मैंने आपको बताया ग्रेविटेशन है जी नहीं ग्रेविटेशन है, ये कांस्टेंट रहेगी। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या भी किसी का भी ऐसे साइन होता है ना, हम हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। हम आगे केपलर्स के लॉ में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जब हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, यहाँ जी है। किसी भी दो चीजों के बीच में उन दोनों के बीच की ग्रेविटेशन सेम रहेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अलग हो ही सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये F है, ये तो अलग हो सकता है ना, ये इन दोनों पे डिपेंडेंट है। और ये जो G है ये तो इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये सेम रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो अलग रह सकती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं इतनी सी चीज का। देखो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है, जो इट इज द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड रेडियस, ठीक है, रेडियस स्क्वायर मतलब वो डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये अट्रैक्टिव फोर्स है नेवर रिपल्सिव है, ये आपको बता दिया मैंने। ग्रेविटेशन कांस्टेंट रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स डिफर करेगी। ये न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होएगा। अब मैं ना क्या करूंगा, इस जी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, इसकी ऐसा यूनिट कैसे डिराइव हुई। कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू दी थी, कैवेंडिश एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसकी वैल्यू दी थी, न्यूटन ने नहीं दी थी। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल हम वो करेंगे, ठीक है, पहले वो करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ ली, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया, ग्रेविटेशन के बारे में कुछ पढ़ लिया और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ पढ़ लिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो ग्रेविटेशन की जो यूनिट होती है ना, ऐसा यूनिट, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। अब इसकी ऐसा यूनिट कहीं से तो आई होगी, जब तो ये मानी गई, तो इसकी ऐसा यूनिट ऐसे आई है। मैं आपको समझाता हूँ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो ये रहता है, मैं इसको ना पूरा इरेज करता हूँ, आपके साथ साथ करूंगा ना तो आपको ना बहुत अच्छे से समझ आएगा ये, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये रहता है, आपको पता है फोर्स की ऐसा यूनिट क्या रहती है, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन रहती है, इसकी जगह न्यूटन लिख दिया, इक्वल्स टू जी की ऐसा यूनिट हमें निकालनी है। मास को हम केजी में लेते हैं, ये केजी एक मास, ये दूसरा मास भी केजी में, अपॉन रेडियस की वो जो रहेगी ऐसा यूनिट मीटर में रहेगी, तो रेडियस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किलोग्राम का होल स्क्वायर है, के स्क्वायर जी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम इसको केजी स्क्वायर लिखते हैं। आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मीटर की स्पेलिंग होती है METRE, M स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर R स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते ना, वैसे ही केजी के साथ है, हम इसको केजी स्क्वायर लिखेंगे, के स्क्वायर जी स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो इसको इधर ले जाओ, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसको इधर, और इन दोनों को नीचे इसको इधर ही रहने देना है। तो ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ले जाके और यहां नीचे ले जाके ये आ गया केजी स्क्वायर इक्वल्स टू जी, यहां चल रहा था। तो जी की ऐसा यूनिट आ गई ना आपके पास, यही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। आई होप आपको जी की ऐसा यूनिट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट कर ले, जो भी करे वो आपके ऊपर है, और इसको याद रखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 3 लॉ है, पहला लॉ है, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ भी मैं लिखूंगा। ये देखो केपलर का पहला लॉ क्या कहता है इसमें, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। मतलब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं इसे, मतलब ये एक एलिप्स है, जो प्लेनेट है ये सन है। सन क्या है, 2 फोकस होते हैं एलिप्स के, हम फोकस को ना प्लूरल कह देते हैं फोकाई। फोकस फोकाई एक तरह से सेम ही है, बस प्लूरल है ना। तो अब सन है, ये 2 फोकस है एलिप्स का, एक F2 और एक F1। सन दोनों में से किसी भी फोकस पर रह सकता है, ये केपलर ने कहा था। और जो ये प्लेनेट है ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। कैसे, ये सन हो गया F1 फोकस पर,
F2 पर नहीं लिया हमने, F1 पर लिया है। और जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट सन के चारों तरफ ऐसे घूमेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। मतलब एक इलिप्टिकल पाथ है ना, इसी में प्लेनेट घूमता रहेगा। केपलर के पहले लॉ ने ये कहा था। अभी हमारा होगा केपलर का पहला लॉ क्या था कि जो सन है वो इन दोनों में से किसी भी फोकस पर रह सकता है, एट एनी फोकस ऑफ द एलिप्स, और जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमेंगे इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब सर्कल को ऊपर से पिचका दिया, साइड से खोल दिया, तो मोर और लेस सर्कल, लेकिन सर्कल नहीं है। न्यूटन ने भी इसका इनवर्स स्क्वायर रूल जो है, अभी हम केपलर के लॉस के बाद न्यूटन के इनवर्स स्क्वायर रूल ही पढ़ेंगे। जो न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल है उसमें न्यूटन ने ना जो ऑर्बिट है उसको सर्कुलर मान के करा है, लेकिन अभी हम इलिप्टिकल कहेंगे क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, मोर और लेस सर्कल है इलिप्टिकल, ये इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। ठीक है, आई होप आपको पहला लॉ समझ में आ गया होगा कि ये फोकस पे है, सन एट एनी वन फोकस, और ये जो प्लैनेट है वो चारों तरफ घूमते हैं सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब हम आगे पढ़ेंगे केपलर सेकंड लॉ। अब हम पढ़ेंगे केपलर का सेकंड लॉ। केपलर के सेकंड लॉ में केपलर ने क्या बोला कि ये जो एरिया 1 है ना, ये एरिया 2 के बराबर है, कि एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। अब आप यहाँ पे अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, मान ली देखने में तो ये एरिया बड़ा लग रहा है, सब सोचेंगे कि ये एरिया बड़ा लग रहा है, एरिया 1 एरिया 2 के बराबर कैसे हुआ। हम ये एरिया 1 इक्वल टू हम ये एरिया 1 एरिया 2 से बड़ा क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि एरिया 1 और एरिया 2 बड़ा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब घूम रहा है ना, और जब सन फोकाई पे है, तो हमें लग रहा है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड सेम है। अगर वो मान लिया कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है, तो उसके पूरे टाइम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। ये ऐसा गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी तो हम मान रहे हैं कि ये एरिया बड़ा है। अगर हम सोचें कि यहाँ पर आके, क्योंकि हम एरिया बड़ा क्यों मान रहे हैं एरिया 1 को, अभी इसको भूल जाओ। केपलर ने बोला था कि एरिया 1 एरिया 2 के बराबर है, लेकिन हमें लग रहा है कि एरिया 1 बराबर है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि स्पीड हर जगह सेम है, और यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो सब बोलेंगे एरिया यहाँ का ज्यादा है और एरिया यहाँ का कम है। एरिया 1 ग्रेटर देन एरिया 2 इफ स्पीड इज सेम। ठीक है, एरिया 1 ग्रेटर देन एरिया 2 इफ स्पीड इज सेम। ठीक है, इफ स्पीड इज सेम। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब वो सन के पास आएगा ना, यहाँ पे इस रीजन में, मान लो यहाँ पे आया, यहाँ से निकलेगा एकदम तेजी से। मान लो 10 घंटे टाइम दे रखा है, 10 घंटे टाइम दे रखा है, तो मान लो टाइम दे रखा है हमें 10 घंटे, तो फिर क्या होगा 10 घंटे में अगर उसकी स्पीड यहाँ पे ज्यादा है, बी डैश पे, मान लो 2 पॉइंट है, बी डैश से ए डैश, ये ए और बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ जब प्लेनेट यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तो वो आएगा 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 ऐसे, जब यहाँ आएगा प्लेनेट, यहाँ से आते ही वो उतने टाइम में ज्यादा यहाँ कवर कर लेगा, ज्यादा आते ही उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ज्यादा आगे चले जाएगा, ज्यादा मान लो यहाँ तक आ जाता है, फिर ना वो इतना एरिया कवर कर लेता है, इतना एरिया, इतना, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, मैं ना दूसरे मार्कर से कर देता हूँ, 1 सेकंड रुकना। हाँ, अब ये दिख रहा है, यहाँ से आता है आता है आता है आता है, यहाँ आ जाता है, ये आता है यहाँ। अब देखो क्या रहता है कि फिर ये, अब तो इसने इतना एरिया कवर कर लिया यहाँ से, अब देखो, और जब उसकी स्पीड यहाँ धीरे रहती है यहाँ पर, तो यहाँ से आता है, यहाँ से चालू होता है और इतना ही कवर कर पाता है। अब आप ये देखो, अब प्लेनेट यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पर है, और यहाँ से ये ऐसे 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 यहाँ पे। अब देखो जो एरिया मैंने शेड करा है, ये एरिया और ये एरिया बराबर लग रहे हैं ना, तो उसकी स्पीड अगर चेंज हो रही है तो ये एरिया बराबर है, और अगर चेंज नहीं हो रही तो हम बता देंगे कौन सा बड़ा है। स्पीड चेंज हो रही है, सन के पास जाते तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और सन से दूर जाता है तो उसकी स्पीड घटती है, कम होती है, तभी वो इक्वल एरिया स्वीप कर पा रहा है। अब सेकंड लॉ पढ़ो। इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये कह रहा है कि ये, वही तो मैंने आपको बताया कि जो ये एरिया वो इक्वल हो गया, मैं क्योंकि उसकी स्पीड डिफरेंस आ रहा है, स्पीड यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, जब वो सन के पास आ जाता है तो उसकी एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी, उसकी जो एरियल वेलोसिटी है ना, एरियल वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी क्या होती है? एरिया सीधा लिखता हूं, एरियल वेलोसिटी क्या होती है? एरिया ट्रेस्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। तो एरिया ट्रेस्ड है ना, उसकी जो एरियल वेलोसिटी आएगी वो सेम रहे, वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, के से कांस्टेंट। तो बस केपलर ने यही कहा कि जॉइनिंग द
In elliptical orbit of the planet, the line joining the center of the planet to the center of the sun sweeps equal area in equal interval of time. ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे, बता दे क्यों बराबर होंगे, क्योंकि स्पीड बदल रही है। स्पीड नहीं बदलती तो ये वाला एरिया दिखती बात है बड़ा होता है, इससे स्पीड चेंज हो रही है जब भी एरिया सेम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब हम पढ़ेंगे केपलर का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें क्या है देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ, ये ए टू बी लाइन है ना, ए टू बी लाइन को हम कहते हैं मेजर एक्सिस, सी टू डी लाइन को हम कहते हैं माइनर एक्सिस। तो ओ टू बी को ना हमने डिनोट कर दिया सेमी मेजर एक्सिस, आधा हो गया ना, तो सेमी मेजर एक्सिस, जैसे सेमी सर्कल होता है वैसे ही सेमी मेजर एक्सिस। तो सी टू डी क्या थी हमारी माइनर एक्सिस, सी टू ओ सेमी माइनर एक्सिस, सीधी सीधी बात है। तो ओ टू बी को हमने सेमी मेजर कह लिया, ओ टू सी को सेमी माइनर कह लिया। केपलर ने फिर क्या बोला इसके बारे में, केपलर ने बोला कि ओ टू बी को हम आर से डिनोट कर देते हैं। हमने बोला ठीक है, चलो कर दिया आर से डिनोट। तो इसने बोला लेट टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन, जो टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन जो है ना अराउंड दी सन, जो टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड दी सन, उसको हमने मान लिया टी टाइम लेता है। केपलर ने बोला आर क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, स्टार मार्क कर लो, इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। मान लिया, अब देखो पहले ना डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। भाई मैंने आपको बताया कि आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि आर क्यूब बाय टी स्क्वायर जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा, यही होता है ना, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो रहता है, उनका जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। देखो रेशियो भी कांस्टेंट, मैं आपको एक बार स्टेप वाइज दिखा देता हूँ ना, यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैं मान लिया इसको भी मिटा दो, देखो मैंने लिख दिया कि आर क्यूब जब इक्वल टू के इंटू टी स्क्वायर, के मतलब कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट लगता है, तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर जो आ गया ना हमारा वो कांस्टेंट आ गया, ठीक है, यहाँ से तो फिर उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखो, अब इनका रेशियो तो कांस्टेंट रहता है, तो देखो ये अब मान लिया एक वो है एक और सेमी मेजर, इसको R1 मान लिया, इसको T1 मान लिया, तो R1 क्यूब अपॉन T1 स्क्वायर जो आएगा ना वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब मान लिया हमने एक और रेडियस मान ली, एक और सेमी मेजर एक्सिस मान ली और एक और टाइम मान लिया, तो R2 क्यूब अपॉन T2 स्क्वायर भी कांस्टेंट आ गया। अब देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों इक्वल, ये कांस्टेंट ही है भैया, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो R2 क्यूब अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट ये हमने निकाल लिया, तो R1 क्यूब अपॉन T1 स्क्वायर है ये इक्वल टू ये R2 क्यूब अपॉन T2 स्क्वायर, बराबर है ना दोनों कांस्टेंट, तो इक्वेट कर दिया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो, इसको इधर ले गए, T2 स्क्वायर को ऊपर ले गए और R1 क्यूब को नीचे ले गए, तो T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर बन गया ये, और R2 अपॉन R1 का होल क्यूब बन गया। ये न्यूमेरिकल है फॉर्मूला, ये जनरली बुक्स में नहीं लिखा होता, न्यूमेरिकल में यूज कर रखा होता है, तो मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मूला है, और इससे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे सॉल्व होंगे, और कहीं से भी आ जाए आप कर लेना इससे न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला ही है, ये वाला है ना। अब मैं ना पहले केपलर का केपलर के 3 लॉस तो हमारे डिस्कस हो गए, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल। न्यूटन ने जो इनवर्स स्क्वायर रूल दिया था ना, वो जो प्लेनेट का ऑर्बिट है उसको सर्कुलर मान करके दिया था, मोर और लेस सर्कल, ठीक है। तो अभी हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये न्यूटन ने दिया था, इसलिए हमने इसको कहा है न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल। तो अब देखो क्या रहता है कि फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जैसे कि आपने वो ले लिया रोप ली, रोप के ऊपर जो कोने में ना आपने एक पत्थर बांधा और आपने उसको ऐसे ऐसे घुमाया, तो रोप जो वो जो सेंटर सीकिंग फोर्स है ना उसे सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि जो फोर्स बीच से लग रहा है और चारों तरफ घुमा रहा है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो बीच की ओर लग रहा है इसको हम कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं हम इसे। तो चारों तरफ घुमा रहा है ना उसको, अपने बीच से फोर्स लग के चारों तरफ घुमा रहा है। जो ग्रेविटेशन है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर मतलब जो है ना सन, वो अपने चारों तरफ घुमाता है प्लैनेट्स को, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। अर्थ भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, किस पर, मून पर। मून जो है ना अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। अब आप बोलोगे
अर्थ के चारों तरफ तो मून इसलिए घूमता है क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, अपने चारों तरफ तो घुमा रही है ना अर्थ मून को, तो इसीलिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, लिख दे दोनों को। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, अगर आपने, मैं आपको अभी एग्जांपल देता ना, जब आप स्टोन को घुमा रहे हो और अगर आपने स्टोन को, रोप को बीच में से काट दे तो स्टोन चले जाएगा दूर, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। उसके बारे में अभी नहीं बात करते, वो ऑफ टॉपिक हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब चारों तरफ घुमाता है ना, जो फोर्स बीच से लगता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। mv² मास, वेलोसिटी और रेडियस, ये है। मतलब डिस्टेंस मान लो, m डिस्टेंस होता है ना बीच से, सर्कुलर पाथ में घुमाया तो रेडियस ले लिया हमने r। F = mv²/r। अब न्यूटन ने बोला कि जो प्लेनेट घूम रहा है वो मोर और लेस हद से इलेप्टिकल ऑर्बिट में तो घूम रहा है, मैंने आपको बताया केपलर का फर्स्ट लॉ था। न्यूटन ने बोला कि इलेप्टिकल है, चलो मान लिया, लेकिन मोर और लेस सर्कल है। न्यूटन ने बोला कि थोड़ा बहुत सर्कल है, मतलब मोर और लेस सर्कल। तो अगर ये ऐसे सर्कल है, मान लिया ये सर्कल है, तो जो डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होगा तो उसका डिस्टेंस कवर क्या होगा, सरकमफ्रेंस जितनी इसकी होगी। इसकी सरकमफ्रेंस कितनी रहती है, 2πr, ठीक है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एक प्लेनेट सर्कुलर पाथ में मान लिया घूम रहा है, तो उसका जो रहेगा वेलोसिटी, जो उसकी स्पीड रहेगी, वेलोसिटी नहीं, जो उसकी स्पीड रहेगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। तो जो की हो जाएगी 2πr, जो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या रहेगा, उसका सरकमफ्रेंस, जो 2πr अपॉन टाइम, ठीक है, 2πr अपॉन t होगी। अब यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स में v² है, हमने उसको v को 2πr/t से रिप्लेस कर दिया और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग गया, 2πr/t होल स्क्वायर। तो m और m/r तो वही रहा। अब देखो अब क्या हुआ कि m/r इंटू ये 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर, r² अपॉन t², ये आ गया m अपॉन r इंटू 4π² r² अपॉन t²। अब ये r आ गया यहाँ पे, अब r नीचे था, मतलब r1 है, ये r की पावर, तो ऊपर जाएगी तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आ जाएगा m इंटू 4π² r अपॉन t²। यहाँ एक r था, यहाँ 2 r थे, एक r कट गया, मान लिया ऊपर से, एक यहाँ से कट गया, तो एक r बचा ऊपर, ठीक है, एक r बचा। तो अब m इंटू 4² r अपॉन t², ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो m इंटू 4² r हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r², ये न्यूटन ने करा, क्योंकि उसको r³ अपॉन t² कांस्टेंट निकालना था, अभी बताता हूं, बाय r², ठीक है। या हमने क्या करा, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं r² से और डिवाइड भी कर रहे हैं। ये देखो r² से मल्टीप्लाई करा, r² से हमने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। अब यहाँ क्या आ गया, देखो अब ऊपर का अगर हम सॉल्व करें, m इंटू 4π², या r1 है, एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं ना, मैं बेसिस आर सेम, और मतलब जो रहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में है बेस सेम है, तो जो एक्सपोनेंट्स है उसके एडिट हो जाते हैं, है ना। ये एक्सपोनेंट्स है ना 1 और 2, तो ऐड हो जाएंगे, r³ आ गए यहाँ पे। तो अब देखो, अब नीचे क्या है, ये 4, अब यहाँ नीचे क्या है ना, साफ साफ लिख देता हूँ, यहाँ आया F m है, ठीक है, इंटू 4π² है, ये r³ है अपॉन t² इंटू r² से मल्टीप्लाई डिवाइड करता ऊपर, तो r³ बन गया, नीचे r² रह गया। अब केपलर ने बोला था कि r³ ये r³ और t², मतलब ये r³ अपॉन t² इज कांस्टेंट। ये केपलर ने बोला कि r³ अपॉन t² इज कांस्टेंट, ठीक है, मतलब ये, और 4 भी कांस्टेंट है, एक नंबर है कांस्टेंट है, 4 भी सेम है, पाई भी नंबर है, π² भी कांस्टेंट है, पाई को अंदर 3.142 ऐसी वैल्यू रहती है ना, तो पाई भी कांस्टेंट है। अब बचा क्या यहाँ पे r², अब मास भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, कहीं भी चले जाओ मास कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि जो लोग ज्यादा देखते होंगे कि बहुत ज्यादा स्पीड कर दी तो मास में फर्क आता है, नहीं, अभी वो नहीं लेना हमें। तो अभी मास जो है ना वो सेम रहेगा, एकदम सेम, हर जगह चले जाओ मास सेम रहता है, वेट डिफर करता है, मास विल बी सेम। तो r² के डिवाइड पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, यहाँ r² खाली रह गया था ना, बस ये r² खाली रह गया, ये r³ बन गया, फिर r³ अपॉन t², ये कांस्टेंट है, π² कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, सब किस पे निर्भर कर रहा है, इस r² के डिवाइड पे तो सब डिपेंड कर रहा है ना।
तो अब ये सब तो ऊपर का कांस्टेंट बन गया और नीचे है आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, एफ इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। जिस मान लो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रहता है ना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रहता है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेशियो कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो मतलब एफ इंटू आर स्क्वायर अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या लिख दिया मैंने, तो एफ वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या फिर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये करा था न्यूटन ने, देखो कितना आसान था, फटाफट हो गया ये। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर फ्री फॉल का कंसेप्ट करेंगे। फ्री फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर स्मॉल जी और बिग जी में डिफरेंस भी देखेंगे और वो वेरिएशन इन स्मॉल जी देखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रिलेशन देखेंगे स्मॉल जी और बिग जी में। थोड़ा सा ही काम है बस, वो हो जाएगा, फिर एक और बार न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, देखो, एक्सीलरेशन गेन्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, आपको बताया था ना मैंने, ये F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब जो एक्सीलरेशन ये फोर्स लाएगा उसे हम कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी आपको थोड़ी समझ में नहीं आया होगा, अभी आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी मैं बताऊंगा और इसके बारे में। तो जो एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स लाता है उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। स्मॉल जी, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, सबको ये बात पता रहती है। अब देखो, अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला निकाल करके दिखाऊंगा। देखो, अब इसकी ऐसा यूनिट, एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बात तो आपको पता ही है। और इसके रिप्रेजेंट हम स्मॉल जी से करते हैं, छोटा जी है ना, अब वो बड़ा जी है, छोटा जी, इनके बीच में डिफरेंस भी अभी मैं आपको बताऊंगा। जब मैं आपको बता दूंगा ना कि एक्सीलरेशन वेरी कैसे करती है अर्थ पे, उसके बाद मैं आपको सिखा दूंगा इसके बीच का डिफरेंस क्या है। अभी बताता हूँ कि बिग जी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, स्मॉल जी होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो अर्थ पर भी वेरी करता है। अब देखो, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी रहती है। मैग्नीट्यूड क्या है ऑन दी अर्थ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके डायरेक्शन क्या है, ये नीचे की ओर तो लगती है, ऊपर की ओर तो लगती नहीं है कि चीजों को ऊपर खींचे, नहीं तो चीजें नीचे कैसे आती, नीचे की ओर लगती है। यहाँ खड़े नीचे की ओर लग रही है, अब मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, मेरे पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। अब देखो, अब मैं इसका फॉर्मूला निकाल करके दिखाता हूं कैसे होता है कि ये देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो एक ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ द अर्थ पे रखा हुआ है, हमने डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्यों लिया, यहां से 20 तक का लेते ना हम तो डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा छोटा है और हम ना इसका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ हम बहुत निगलेक्ट कर देते हैं। आप भी स्वयं जाकर अर्थ पे खड़े होंगे ना तो हम आपका भी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, मतलब जो आपके सेंटर से अर्थ तक के सेंटर का डिस्टेंस है ना, वो भी निगलेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे उसमें। अब देखो, अब फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू जी कांस्टेंट जो है कि m1 मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अर्थ, आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब ये देखो, ये F, और आपको पता है मान लो एक ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे पड़ा है और ये ऑब्जेक्ट अगर एक ग्राउंड पे पड़ा है तो क्या होगा, इस पे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है ना, वो नीचे की ओर लग रही है। m मास का ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे पड़ा है, नीचे की ओर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, एक्सीलरेशन जो है वो नीचे की ओर लग रही है जो कि है स्मॉल जी। तो एक्सीलरेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, मुझे बताओ, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, वेल एंड गुड। यहाँ पे फोर्स क्या है, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे फोर्स क्या है m इंटू a, ठीक है। अभी जी बोलो, जी को छोड़ दो, अभी ए है हमारी एक्सीलरेशन और यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है स्मॉल जी जो कि नीचे की ओर लग रही है, ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो हमने एक्सीलरेशन को जी से रिप्लेस कर दिया। जी भी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, दोनों फोर्स के फॉर्मूला है, दोनों को इक्वेट कर दिया अगर हमने, mg इज इक्वल टू जी m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इन दोनों भी फॉर्मूला नहीं है, मतलब इन दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों फोर्स ही तो हैं, दोनों सेम फोर्स हैं। तो ये जो स्मॉल एम है, यही ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे पड़ा है, यही ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड पे पड़ा है, जो अर्थ के ऊपर पड़ा है और जो ग्राउंड पे पड़ा है, मास तो सेम ही रहना है दोनों का। उस ऑब्जेक्ट का मतलब मास चेंज थोड़ी ना होगा, ये मास और ये मास कट हो गया, सेम है सेम है। यही ऑब्जेक्ट यहाँ, यही ऑब्जेक्ट यहाँ है, मास सेम है। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या निकल के आया यहाँ से, जी इज इक्वल टू GM1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो स्मॉल जी है ना, ये हमारे मास पर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर मास। जो पृथ्वी के निवासी है वो ये तय नहीं करेंगे कि उन पे कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, जो अर्थ है वो तय करेगी कि अर्थ कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाएगी। एम जो है ना, ये मास ऑफ प्लेनेट है, ये हर जगह वैलिड है, मतलब जुपिटर, मार्स, नेपट्यून, प्लूटो, जहां कहीं भी हो। तो G इज इक्वल टू GM1 अपॉन आर स्क्वायर। हम चाहे अगर हम एक वैक्यूम ले लें, हाथी को छत से फेंका, चूहे को छत से फेंका, दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे इन दी वैक्यूम। ठीक है, दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। तो अब दोनों का, अब हाथी भी साथ में गिरेगा और चूहा भी एक साथ ही गिरेगा इन दी वैक्यूम। अगर हम एयर रेजिस्टेंस फोर्स ले तो वो कुछ और पहले गिरेगा, वो आपको, चलो वो आप भी बता देना मुझे। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स में दोनों साथ नहीं गिरेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप तो सोचोगे कि हाथी पहले गिरेगा, कोई बोलेगा चूहा पहले गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्रस्ट पेपर बॉल ली और एक वो लिया, क्या कहते हैं, हाँ, एक फ्लैट पेपर लिया, दोनों को एयर रेजिस्टेंस में छोड़ा, पेपर ऐसे ऐसे नीचे गिरेगा, क्रस्ट बॉल एकदम पे नीचे गिरेगी। जो सरफेस एरिया है ना पेपर का, वो लार्ज हो जाता है एकदम पे, तो उस पे जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो एयर एक्सर्ट करेगी, ड्रैग, वो बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे आके नीचे गिरेगा। ठीक है, अब वो हाथी और चूहे वाला मैंने आपको हिंट दे दिया, वो ऐसे आप बता देना। अब देखो इसका फॉर्मूला निकल गया, इसका मतलब हमारे मास पर नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आवर मास, इट इज डिपेंडेंट ऑन बिग मास, बड़ी बड़ी चीजों पर डिपेंड करता है, प्लेनेट के मास पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे, अब हम पढ़ेंगे कुछ और, अब हम फ्री फॉल का कंसेप्ट पढ़ेंगे और वेरिएशन इन जी पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अर्थ की देख रहे हैं, फॉर्मूला तो हर जगह वैलिड है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ई लगा रखा है मैंने हर जगह, अर्थ का रेडियस, मास ऑफ अर्थ, जी तो है ही कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ जो हमें दे रखा है ना, होता है मतलब वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम, रेडियस होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, और और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो होता है वो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू GM1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हमें हमने अर्थ का डालेंगे, मास भी अर्थ का, क्योंकि अर्थ की निकालनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू डाल दी, और रेडियस ऑफ अर्थ की डाल दी, तो और उसका होल स्क्वायर कर दिया ना पूरे का। तो ये आएगा ये आएगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये पूछते नहीं है कोई भी इसकी डेरिवेशन कैसे हुई, मतलब ये तो नॉर्मल जनरल है। अगर हमें जैसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और अगर नहीं दे रखा, आपको लग रहा है हमने अप्रोक्सीमेटली नहीं से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए, ताकि आसान हो जाए न्यूमेरिकल्स हमारे लिए। वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड ही ले आप, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो 10 ले सकते हैं, दे रखा है तो 9.8। अब हम पढ़ेंगे फ्री फॉल का कंसेप्ट रहता है, वेरिएशन इन जी रहता है, थोड़ा सा और रहता है, बस उसके बाद ये चैप्टर पूरा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे फ्री फॉल। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल क्या होता है? जब देखो सिचुएशन वेयर बॉडी एक्सपीरियंसेस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मैंने इसको छोड़ दिया, ये फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। अगर मैं ऐसे मारता हूँ तो वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं होगी, मेरे को ऐसे छोड़ना पड़ेगा उसको। ऐसे ये है, छोड़ दिया, ये अपर डायरेक्शन में, ये लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्रीली फॉलिंग। ठीक है, कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, और मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है बस ये बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने इसको ऊपर फेंका,
तो मेरा यू जो था इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम ऊपर फेंकते हैं, ये आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा। अब मेरे यू तो जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को ऊपर फेंकना है। देखो अब मैं कुछ किसी वेलोसिटी के साथ ही तो ऊपर फेंकूंगा तो यू तो दिखती बात है जीरो हो ही नहीं सकता, यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने इसको ऊपर फेंका, किसी वेलोसिटी के साथ फेंका होगा, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड के साथ फेंका होगा। अब जब ये ऊपर जाएगा और एक स्टेज ऐसे आएगी, मान लो यहाँ तक ऊपर गए, यहाँ तक। अब यहाँ पर ना एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम देखेंगे कि बॉडी जो है, जो हमने ऊपर फेंकी, जो भी ऑब्जेक्ट, मान लो मार्कर ही फेंका, ये मार्कर एक बार ऊपर जाएगा और जब उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा जिससे ऊपर वो नहीं जा सकता, तो उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी ना, यहाँ तक मान लिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर आके कुछ सेकंड के मतलब मिली सेकंड के लिए बहुत ही रुकता है, फिर नीचे आता है। मतलब जब वो ऊपर जाएगा ना उसकी फाइनल वेलोसिटी तो हो जाएगी जीरो, वी तो हो गई उसकी जीरो जब वो ऊपर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे, फॉर मैं आपको बता देता हूँ, मान लो आप ऐसे जा रहे हो फिर आप वापस आओगे तो आपको यहाँ पॉइंट पे तो रुकना पड़ेगा ना, फिर ही तो वापस आओगे। अभी कोई एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी ना जा रहा है कि जाएगा और सीधा ब्रह्मांड पार करके सीधा आसमान को चीरते हुए बाहर निकल जाएगा, नहीं ऐसा थोड़ी ना। मतलब एस्केप वेलोसिटी मतलब वो आगे आप पढ़ लेंगे। तो क्या होता है कि ऐसे हमने छोड़ा इसे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ना उसकी वी जीरो होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वो जाकर के एक बार रुकेगा फिर नीचे आएगा। तो ये समझ में आएगा कि यू नॉट इक्वल टू जीरो, हाइट जहां जितना वो डिस्टेंस कवर करे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी आप बोलो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। नीचे आए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ हाइट कर लो, ट्वाइस ऑफ वन टाइम डिस्टेंस कर लो, वो आप कर लो कैसे भी। तो आपको क्या करना है, ये जो है ये इसको हम डिनोट करते हैं, यहाँ ये इसकी हाइट है, यहाँ तक की हाइट से डिनोट करते हैं लंबाई, हाइट। अब जो यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यहाँ पे लेंगे -9.8, क्योंकि वो एक्सीलरेशन ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना और वो ऊपर जा रहा है, तो -9.8। और अगर हम नीचे उसको छोड़े किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से मैंने इस मार्कर को छोड़ा तो मेरा यू जीरो है, मैंने छोड़ा है इसको, ऐसे फेंकूंगा ना तो इसकी वेलोसिटी वो होगी जो मेरे हाथ की वेलोसिटी होगी, वो हमें नहीं करना, हमें इसको सिर्फ छोड़ना है। ठीक है, हमें ऐसे करा, छोड़ दिया, फिर करा, फिर छोड़ दिया, तो इसका जो यू रहेगा ना, यू वो जीरो रहेगा, क्योंकि हम इसको कोई फोर्स थोड़ी लगा रहे हैं छोड़ने के लिए, हम तो सिर्फ ऐसे छोड़ रहे हैं। उसका वी जीरो नहीं होगा, वी नॉट इक्वल टू जीरो। वो टकरा के शायद बाउंस बैक करे, कुछ भी करे, तो हमें उससे कोई लेन देन नहीं। हमें यू हमेशा जब वो हम छोड़ेंगे ऊपर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यू विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ हम ग्रेविटी लेंगे +9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो नीचे जा रहा है और ग्रेविटी भी नीचे लग रही है तो प्लस ले लेते हैं। वैसे आपको देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे हाइट पॉजिटिव लेनी चाहिए, हाइट पॉजिटिव, और यहाँ पे हाइट भी नेगेटिव, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर हम कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से देखें, मान लिया कार्टेशियन प्लेन है, मान लिया तो नीचे की तरफ तो नेगेटिव को आता है ना, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव लेना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दो नेगेटिव लेने की बजाय हमने सिर्फ इसी को ना पॉजिटिव ले लिया। और अगर आपको लेना हो, मान लिया हमने यहाँ पे भी जी मान लिया, हमने माइनस में ले लिया, और फिर हम हाइट भी माइनस में लेंगे, यहाँ पे सॉरी हाइट भी माइनस में लेंगे। क्यों हाइट माइनस में लेंगे? देखो आप यहाँ पे माइनस में लेना, दोनों देखा जाए तो स्कूल में बड़ा बताते हैं कि यहाँ पे नीचे जा रहे तो प्लस लेंगे, वो भी सही है, लेकिन वो नीचे को जा रहे तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी वो तो हमेशा नीचे को ही लग रही है तो माइनस में जाएगी, हाइट भी नीचे को है तो माइनस में जाएगी। ऊपर से छोड़ रहे तो हाइट माइनस, ग्रेविटी भी माइनस, ऊपर को छोड़ रहे तो हाइट पॉजिटिव, ग्रेविटी तो है ही नेगेटिव, वो तो लगती नीचे को है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आया होगा फ्री फॉल क्या होता है। ऊपर से छोड़ना मतलब सिचुएशन वेयर बॉडी एक्सपीरियंसेस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सिचुएशन वेयर बॉडी एक्सपीरियंसेस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर जाएगा अगर वो तो u नॉट इक्वल टू जीरो, v विल बी जीरो, हाइट विल बी पॉजिटिव एंड g विल बी नेगेटिव। डाउनवर्ड जाएगा तो ग्रेविटी एंड हाइट बोथ विल बी नेगेटिव, u इक्वल टू जीरो एंड v नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। एक बार ये चैप्टर पूरा हो जाए तो अलग से वीडियो आएगी न्यूमेरिकल्स की और बहुत अच्छी रहेगी वो। तो देखो मास और वेट क्या रहता है, मास और वेट में क्या रहता है कि बहुत सारे लोग मास और वेट तो एक ही मानते हैं, मास और वेट एक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया कि आप उसका एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे लोग यहाँ पे WWE देखते होंगे, रोमन जेम्स को बहुत जानते होंगे, तो रोमन जेम्स की जो बॉडी रहती है उसके अंदर कितना कंटेंट भरा, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दी बॉडी, कितना कंटेंट है, कितना माल भर रखा है उसके अंदर, उससे हम डिनोट, उसको हम कहते हैं मास। ठीक है, कितना कंटेंट भर रहा है, कितना माल भर रहा है उसके अंदर, उसे हम कहते हैं मास। ठीक है, और जो वो वेट है,
वो कितना फोर्स एक्सर्ट करिए ग्राउंड पे, आप खड़े रहते हैं तो आपका वेट क्या है, आपका वेट वही तो होगा जितना फोर्स आप ग्राउंड पे एक्सर्ट करेंगे। जब भी इसी कारण फोर्स और वेट हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, और वैसे तो एक है, तो अब इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन है, और क्योंकि फोर्स की यूनिट भी न्यूटन है, फोर्स और वेट एक ही बात है, जितना फोर्स आप ग्राउंड पे लगा रहे हैं उतना ही वेट है, उतना ही फोर्स है। और इट कैन बी जीरो, मतलब जब जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ द अर्थ में जाते रहते हैं ना, तो वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाती है जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते रहते हैं। तो ये माना गया कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी जीरो, और वेट का फॉर्मूला रहता है मास इनटू ग्रेविटी। तो फोर्स का भी तो वही है, मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे पढ़ा था डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है तो mg, बताया था ना मैंने आपको जब मैं ग्रेविटी का वो फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे हम। तो वेट इक्वल टू mg, फोर्स का भी वही फॉर्मूला होता है। तो इट कैन बी जीरो, क्योंकि जब हम सेंटर ऑफ द अर्थ में जाएंगे ना, तो वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी जीरो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो। और मास जो है, मास तो देखो भैया दिखती बात है, वो तो अनचेंज्ड है, वो तो इट कैन नेवर बी जीरो। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे मून पे चले जाओ, जैसे हम अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि वेट जो है ना, फॉर एग्जांपल मान लिया आपका वेट है 60 न्यूटन, तो मून पे जाओगे ना तो आपका वेट हो जाएगा 10 न्यूटन, 1/6 वेट ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। वो मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना वो वहां 1/6 हो जाती है। तो जो मास है वो इट कैन नेवर बी जीरो, इट कांट बी जीरो, क्योंकि अंदर का कंटेंट तो कम होगा ही नहीं। कहीं भी चले जाओ, अंदर जो माल भर रखा है वो खत्म हो जाएगा क्या, नहीं ना। तो वेट जीरो हो सकता है, मास नहीं। वेट चेंज भी हो सकता है, जैसे हम मतलब जीरो ही नहीं, जैसे मून पे चले गए तो 1/6 हो जाएगा, वेट चेंज होता है, मास नहीं होता, मास सेम रहता है। अब एक बार फटाफट से एक बार देख लेते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फ्री फॉल सिचुएशन वेयर बॉडी एक्सपीरियंसेस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये समझ में आ गया था। जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते तो हम किसी वेलोसिटी के साथ ही तो फेंक रहे हैं ना, तो यूं तो दिखती बात है जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेगी वो नीचे क्यों लग रही है तो माइनस रहेगी, और हाइट हमारी ऊपर क्यों रहता है वो हाइट पॉजिटिव रहेगी। और v जो है ना फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पे होगी, वो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी जीरो, क्योंकि एट द मैक्सिमम हाइट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जब उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी ना, तो वहां पे एक क्षण के लिए बॉडी रुकेगी फिर नीचे आएगी, तो इसलिए v वुड बी जीरो। तो एट मैक्सिमम हाइट लिखा भी है मैंने यहाँ पे। अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये इक्वेशंस है ये सारी, जैसे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ये, बस और किसी चीज के लिए नहीं है, कि किसी भी ग्रेविटी वाले क्वेश्चन में लग जाएगी, नहीं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए है। और देखो डाउन, अभी मैं बताऊंगा इसको, डाउनवर्ड जब हम बॉडी को सिर्फ छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिया, तो मैंने तो छोड़ा है, मैं तो अपना हाथ स्टिल रखा है, ऐसे छोड़ना होगा, ये बस छोड़ना है, मैं फेंक नहीं रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, तो यू वुड बी जीरो और वी वुड नेवर बी जीरो, क्योंकि मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो नीचे जो जा रहा है वो टक्कर आके शायद ऊपर है, कुछ भी करे वो वेलोसिटी, वो जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो हो ही नहीं सकती। अब जो g है, जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो नीचे की ओर ही लग रही है, इसमें माइनस लेंगे, और हाइट भी नीचे को जा रही है, उसको भी माइनस लेंगे। तो अगर आपको शॉर्टकट मानना है, बहुत सारे स्कूलों में बताया जाता है ये कि ये हाइट भी नेगेटिव आएगी, वैसे तो बहुत सारे स्कूल में बताया जाता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव ले, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट भी नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, हो सकता है लेकिन नहीं, और हो सकता है लेकिन स्कूल में सही बताते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली जाएं तो हाइट भी नीचे क्यों लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे क्यों लग रही है, तो माइनस माइनस लेंगे दोनों को ही। आप माइनस माइनस लेना, सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं आप लोग। अब आते हैं इसकी बात करते हैं, ये इक्वेशंस है फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये लिख लो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, ये फ्रीली फॉलिंग जो वर्ड नीचे कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, सिर्फ ये ऊपर फेंको कुछ भी करो बॉडी के साथ, तो ये v इक्वल टू, अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, यहाँ वहां पे एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते थे, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, वहां क्या था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as था वहां पे, जहाँ 2gh हो गया, s को हम यहाँ h कर लिए ना डिस्प्लेसमेंट h, और यहाँ पे एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यहाँ g से कर दिया, h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता था, यहाँ पे a को हमने g कर दिया, यहाँ s को हमने h कर दिया, बस वही है, सेम सेम लगना है, बस g और h और s का फर्क है ये सब। आई होप आपको फ्री फॉल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे तो रहते हैं कि अर्थ पे जो है ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है।
अब जैसे आपने देखा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो पोल्स पर ज्यादा है और इक्वेटर पर कम है। वो मैं भी आपको समझाऊंगा क्योंकि अर्थ इज अ स्फीयर नॉट अ सर्कल। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस वेरी करता है, तो इसी कारण अभी मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और अब हम देखेंगे वेरिएशन इन जी। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन जी के बारे में। वेरिएशन इन जी क्या, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ कैसी है, स्फेरिकल इन शेप है। अब ये इक्वेटर हो गई या पोल्स है, ये पोल्स ये इक्वेटर। अब देखो क्या रहता है, सेंटर से अगर हम इसका डिस्टेंस ले, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना जो आर, जिसको हम आर कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हम आर कह ले, ठीक है। तो कौन सा आर दिखने में बड़ा है, दिखने में क्या है, कौन सा आर ही बड़ा है, ये वाला आर बड़ा है, आर ई जिस पे लिखा है मैंने, रेडियस ऑफ इक्वेटर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू इक्वेटर इज मोर देन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू पोल्स। कैसे, ये डिस्टेंस ना ये ज्यादा है, ये डिस्टेंस है ना ये कम है। अब देखो, अब डिस्टेंस के कम ज्यादा होने से कैसे फर्क आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। देखो अब पहले हम इसकी बात करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स की। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो अब इसका फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का G इक्वल टू Gm1/r², ठीक है। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था ना ये पहले भी। तो अब देखो, अब जब रेडियस, जब ये जो जब ना रेडियस कह रहा हूं मैं इसको, तो जब ये डिस्टेंस जब होगा यहाँ पे, तो रेडियस ये जब ये डिस्टेंस आर है वो अगर कम हो जाए तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाएगी। वही यहाँ पर है, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज मोर, ये ज्यादा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है। अगर यहाँ से यहाँ तक का मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, लेकिन है तो ये कम, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंटर टू इक्वेटर इज मोर, मतलब ये अगर एक चीज बढ़ेगी इनवर्सली रिलेशन में तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कम होगी। ये बढ़ गया अगर यहाँ पे r² तो ये तो कम होगा ना, यहाँ पे ये ई से इक्वेटर है, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर कम है एज कंपेयर टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है जैसे कि, अब जैसे मान लो आपको एडवाइस भी देना चाहिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कि अगर आपका दोस्त कोई पोल पे रहता है तो आप उससे सोना ना मंगवाए बिल्कुल भी, क्योंकि क्या रहेगा, अगर वो सोने को वहां पर वेट करेगा, वेट इक्वल टू mg होता है, ठीक है। अगर एट पोल्स पे क्या होगा, जी जो होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी ना वो होगी ज्यादा। अगर आप यहाँ ले आए, पोल से ले आए सोना, और आपने मान लो 20 ग्राम आप सोना लाए और उसका जो रेट कुछ भी हो, मान लो कुछ भी, आप अपने हिसाब से रेट देख लेना। तो अगर आप उसको इक्वेटर पे लाओगे ना तो उसका वेट इक्वेटर पे कम हो जाएगा, शायद 19 ग्राम हो, 19.8 ग्राम हो, कुछ भी थोड़ा सा वेरी करता है। तो अब वेरी क्यों कर रहा है वेट यहाँ पे, क्योंकि वेट में क्या होता है mg, यहाँ पे g वेरी कर रहा है इक्वेटर और पोल्स पे। इक्वेटर पे g जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g वो हो जाती है कम, वो हो जाती है कम, तो वेट हो जाता है कम, मास तो सेम ही रहेगा दोनों जगह, पोल्स या इक्वेटर पे कहीं भी। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स हो जाती है ज्यादा तो वहां वेट हो जाता है ज्यादा। अब इसीलिए जो सुनार होते हैं, जो सोने वाले होते हैं, क्या करते हैं वो जनरली इक्वेटर पे लेकर के पोल्स पे बेच सकते हैं, वो उनके लिए भी एडवाइस अच्छी है ये, है ना। तो यहाँ जो सोना 19 ग्राम का होगा शायद वहां वो 20 ग्राम का हो, 22 ग्राम का हो, और 19 ग्राम के सोने के जहाँ इतने पैसे हैं वहां ज्यादा लगा सकता है। तो वही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज मोर देन कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, क्योंकि सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस है, सेंटर से मतलब यहाँ ये जो इतना डिस्टेंस है ना ये ज्यादा है, और ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर से पोल तक का वो कम है, और सेंटर से इक्वेटर तक का डिस्टेंस है ज्यादा। तो बस इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है, पोल्स पे ज्यादा, इक्वेटर पे कम, वेट भी वेरी करता है इसके साथ साथ। थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे बहुत सारी चीजें, अभी थोड़ी बहुत चीजें और रहती है। मास और वेट हमने कर लिया है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून रहता है बस हमारा, कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मास तो सेम ही रहेगा, वेट वेरी करेगा। अब हम वो करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेट ऑफ मून, वेट ऑन मून। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। उसके बाद उस न्यूमेरिकल के अलावा हटके कुछ आ ही नहीं सकता पेपर में, ठीक है। अब देखो, अर्थ और मून, वेट का फॉर्मूला तो दोनों जगह सेम होगा,
ये मास ऑफ अर्थ लेंगे हम यहाँ पे, वहां मास ऑफ मून लेंगे। वेट का फॉर्मूला क्या रहता है, वेट और फोर्स का सेम रहता है फॉर्मूला। वेट का फॉर्मूला रहता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो यहाँ मैंने ये क्या लिख दिया, आप बोलेंगे g इक्वल टू जी m1 अपॉन आर स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला g का। तो यहाँ पे मैं ये डाल दूं ना, g की जगह ये लिख देता हूँ मैं, वन और द सेम थिंग। यहाँ भी मैंने ये लिख दिया, वही बात है, बस g की वैल्यू डाल दी मैंने, g का फॉर्मूला रहता है ना ये, तो g की जगह मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर भी ये लिख दिया मैंने। अब ये इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। अब मैं इन दोनों का मैं डिवाइड कर दूंगा ना, तो ये ऐसा आ जाएगा, वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मून, वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मून इज इक्वल टू, और वेट ऑफ अर्थ क्या था हमारा, ये था वेट ऑफ अर्थ mg अपॉन आर स्क्वायर था, ये है, ये अर्थ है इसे। तो ये हमें क्या, देखो मैंने वैल्यूज दे दिया, मास ऑफ अर्थ ये है, मास ऑफ मून ये है, रेडियस ऑफ अर्थ ये है, रेडियस ऑफ मून ये है। तो अब हमें क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। बस अगर हमने वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ जी से जी कट जाएगा, जी तो कांस्टेंट है, हर जगह सेम रहता है, बिग जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो अब आप देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मत काट देना, दो अलग अलग आर स्क्वायर है, ये मून का है, ये अर्थ का है, काट मत देना गलती से इसे। तो ये यहाँ जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑफ मून, ये ऑलमोस्ट मतलब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 आएगा। तो वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 टाइम्स वेट ऑफ मून। तो अब मैं 6 को ले जाता हूँ इधर, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/6 वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑफ मून। यही है ये। इसको देखो मैं कैलकुलेशन तो आपको कैसे करा नहीं सकता मैं कैलकुलेशन, तो आपको कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी, और ये पूछा जाता नहीं है क्योंकि इस कैलकुलेशन बहुत ही लंबी रहती है इसकी। तो आप इसको कर लें, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे आ जाता है कि मान लो आपको वेट दे दिया या मास दे दिया, कुछ भी दे दिया, बोला कि वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन मून निकालो। अगर वो बोले मास ऑन अर्थ है 60 kg और मास ऑन मून निकालो, हाँ मास ऑन अर्थ है 60 kg, मास ऑन मून निकालो, तो मास तो सेम रहेगा, मास हमेशा सेम रहता है। मास अर्थ पे 60 kg, मून पे भी 60 kg। अगर उन्होंने बोल दिया कि वेट निकालो मून पे, अगर वेट निकालो मून पे, अगर यहाँ अर्थ का जो वेट, अर्थ पर जो हमारा वेट है वो है मान लिया हमारा 6 न्यूटन, तो आपको सीधे 6 से डिवाइड कर देना है, तो 1 न्यूटन हो जाएगा आपका वेट ऑन मून। तो सीधा 1/6 हो जाता है वेट ऑन मून। बस सिंपल सी बात है, मास सेम रहता है, वेट डिफर करता है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है चैप्टर का, हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो इस चैप्टर से बहुत सारे बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी बहुत सारे हैं। 1-2 एनसीईआरटी के भी हैं और बाकी एक्स्ट्रा भी हैं, तो अच्छे से करें वो, आप भी साथ साथ करते रहना। थैंक यू वेरी मच। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की। देखो कैसा है अब मैंने सब तो आपको फॉर्मूला बता दिया, बस फॉर्मूला पुट करने की देगा और सारे न्यूमेरिकल होते जाएंगे, और थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F is equals to F. Find effect on force if distance between them is reduced to half, masses are quadrupled. पहला पार्ट करते हैं पहले, distance between them is reduced to half। फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला रहता है। अब ये कह रहा है, यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं ना, ये है, ये मतलब यहाँ 1 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ मान लो ये 1 है, 1 इंटू जी है, यहाँ पे छोड़ो 1 भी मत मानो, ऐसा है, बस ऐसा ही है, इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम है ना, जो ये r स्क्वायर है, ये जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर है, ऐसे, ठीक है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, जो उनकी बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो आधा हो गया। अब देखो, अब आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपना आंसर निकालने से पहले ही आंसर चेक कर लेना है कैसा आएगा। देखो मैंने बताया था कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर रहता है। तो अब जब जो हमारा आर है वो कम होगा, तो दिखती बात है कि फोर्स जो होगी वो बढ़ेगी। अब मतलब फोर्स ज्यादा आएगी पहले से। अब फोर्स कितनी ज्यादा आएगी, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 एफ डैश लिख लेते हैं, नहीं से m2 अपन ये कह रहे हैं जो डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। r था तो r/2 हो गया, तो r/2 का पूरे का स्क्वायर लेंगे ना, डिस्टेंस का स्क्वायर रहता है, तो डिस्टेंस तो अब आधा हो गया। तो अब देखो क्या आएगा, एफ डैश इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बाय 4 आ गया ये। अब नीचे तो हम क्या कहते हैं, ऊपर जाते तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं ना इसको, तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा एफ डैश इक्वल टू 4 जी m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर। ये लो हो गया क्वेश्चन। ये देखो कैसे किया मैंने, यहाँ मतलब ये पहला फोर्स था gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ हो गया 4gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब पहले से 4 टाइम्स हो गया, 4 लग गया ना, पहले से 4 टाइम्स हो गया। अब मान लो ये पूछते थे जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो 1/3 हो गया, मतलब r था तो r/3 हो गया, तो आप r/3 का होल स्क्वायर कर लेता था, r²/9, तो डिस्टेंस बिटवीन देम हमारा हो जाता 9 टाइम्स बढ़ जाता, ओह सॉरी डिस्टेंस तो 1/3 हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम 9 टाइम्स बढ़ जाती। अब देखो यहाँ पे आधी हुई थी तो 4 टाइम्स बढ़ गई ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ 4 लग गया ना आगे, ऐसा मत देखना कि 4 आगे लग गया तो 4 टाइम्स बढ़ गया, आपको समझ दो, देखो इसको gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ 4gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया, तो 4 गुना हो गई, 4 टाइम्स बढ़ गई। अब देखो अब ये कह रहा है, ये पहला पार्ट लिख देते हैं इधर, दूसरा पार्ट ना अलग कलर से करते हैं, रेड से करते हैं। देखो masses are quadrupled, masses are quadrupled मतलब यहाँ जो था m1 था ना, यहाँ m1 हो गया 4m1, पहले से 4 गुना हो गए हैं, दोनों मास एक ही नहीं, m2 हो गया 4m2, तो f डैश क्या होगा, यहाँ 4, यहाँ m1 की जगह 4m1 लिख देंगे, ओ सॉरी g 4m1 इंटू 4m2, रेडियस ओ डिस्टेंस तो सेम ही है, f डैश इक्वल टू 16 g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ये, मास बढ़ा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ी, और बड़ी है दिखा भी है ये हमें कैसे, ये 16 हो गया ना, तो 16 लगा दिया। अब यहाँ gm1m2 अपॉन r स्क्वायर है, यहाँ 16 gm1m2 अपॉन r स्क्वायर है, पहले से 16 गुना हो जाती है अगर हम दोनों मासेस को 4 गुना बढ़ाए। ये देखो ये आपको बताया था मैंने, 4 गुना बढ़े ये दोनों, 16 हो गई है, बस सीधी बात है। आपको पहले से ही आपको आंसर पता रहेगा हर क्वेश्चन का, बस आपको थोड़ा सोचना है ऐसे क्वेश्चन में। हो गया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल पर। हमारा सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये केपलर के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। r1/r2 वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, r1/r2 होल क्यूब इक्वल टू t1/t2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। कैसे कैसे A geostationary satellite is orbiting around the earth at a height of 5r। देखो पहले इसका फिगर देख लो, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, मतलब उसको एक उसमें चारों तरफ घूमने में इसको 24 आवर लगेगा इसको टाइम पूरा होने में, ठीक है, एक दिन 24 घंटे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r है, और 5r ऊपर, मतलब 5r फ्रॉम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ इधर सॉरी मिट गया इधर का, 2r है, ठीक है। अब ये देखो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इधर चारों तरफ घूम रही है, इधर 5r अबव, तो यहाँ से ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस 5r है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ कह रहा है, वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ओ सॉरी मतलब वो यहाँ से नहीं कह रहा, वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कह रहा है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से यहाँ 5r, यहाँ से यहाँ 5r, यहाँ से यहाँ r था, r प्लस 5r, इसका r1 आ गया 6r, और इसको पूरा घूमने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन 24 घंटे 24 आवर्स। सेम इसके लिए यहाँ पे भी हम r प्लस 2r करेंगे, 2r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, इतना r है, इतना 2r है, टोटल हो गया 3r। t2 निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, t1/t2 होल स्क्वायर इक्वल टू r1/r2 होल क्यूब, तो t1/t2 होल स्क्वायर अपॉन t2 होल स्क्वायर इक्वल टू r1/r2 होल क्यूब, 6r/3r था ना यहाँ, होल क्यूब 2 आ गया, ये t1/t2 होल स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया ये, तो ये आ गया t1/t2 इक्वल टू √8। कैसे, स्क्वायर हटा तो रूट आ जाता है ना इधर, तो t2 निकालना है, t1/√8 इक्वल टू t2 आ जाएगा हमारा यहाँ से। t1 कितना था हमारा 24r अपॉन √8 इक्वल टू t2। तो फिर अब आप कर लो इसको, √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 तो एक 2 बाहर आ गया, 2√2, तो यहाँ से यहाँ मानिए 1/12√2, ओ सॉरी 12/√2 r। अब आप इसको ना रैशनलाइज करना आता है ना, नंबर सिस्टम में हमने करा था मैथ्स वाले चैप्टर में कि √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो नीचे 2 आ गया, ऊपर 12√2 आ गया, तो फिर 6√2 आ जाएगा। इसको करने के बाद मैं आपको चलो करके दिखा देता हूँ, फिर हमें √2 से या ऐसे आ गया, तो फिर 12 अपॉन ये √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड,
O2 से ये आ गया 12√2/2 इक्वल टू 6√2 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 6√2 इसका आंसर आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ से। और हमने यहाँ से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड तो किया, √2 से हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया। आपको अगर आर में इसका आंसर चाहिए, आर में ही तो है ना, यहाँ आर में ही आया ये आंसर, तो आपको √2 की वैल्यू पुट कर दिए, ऐसे छोड़ दे, वो आपके ऊपर है। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, आप पुट कर लेना इसको अगर आपकी मर्जी हो तो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो तो वेल एंड गुड। चलो अब हम मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, थर्ड न्यूमेरिकल पे। अब हम करते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। इसमें क्या, इफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज हाफ द प्रेजेंट वैल्यू, हाउ मेनी डेज मेक 1 ईयर। ठीक है, आसान है। ये देखो जो आर, देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा T1/T2 होल स्क्वायर। आपको देख करके समझना पड़ेगा कि कौन सा लगने वाला है। ठीक है, ये इसमें लगेगा ऐसे। अब देखो कैसे, इसमें R1 क्या होगा, R1 मान लिया हमने, R जो प्रेजेंट रेडियस है अर्थ का। अब कह रहा है जो नया रेडियस है वो मान लो आधा हो जाता है पुराने रेडियस के, R/2 हो जाता है ये। तो कितने दिन बनाएंगे, 1 साल। तो अब जो T1 है, जब उसका रेडियस R था तो T1 365 डेज था, 1 साल में 365 डेज होते हैं, 1 ईयर कह रहा है वो। तो T1 मतलब 365 डेज। T2 निकालना है हमें, कितने दिन बनाएंगे, कितने दिन में 1 साल बनेगा मतलब। चलो निकालते हैं। देखो T1/T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये कट गया, 1/2 आ गया यहाँ पे, फिर आ गया ये T1/T2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/8। आप अंदर सॉल्व कर लेना, 1/8 आएगा, मैंने ऐसे ही कर लिया, 1/8 आएगा अंदर। तो हमें T2 निकालने को कह रहा है वो, T1/T1 1/8 है ना, 8T। अब वो कह रहा है T2 है ना, वो T1 रुको एक सेकंड, कुछ गड़बड़ होगी, हाँ ये ऐसे होगा ना, T1/T2 इक्वल टू √1/8 हो जाएगा ये, √1/8 हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखो, अब हम करते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज हाफ द प्रेजेंट वैल्यू, हाउ मेनी डेज विल मेक 1 ईयर। देखो बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि मान लो अगर अभी अर्थ का डिस्टेंस हमने मान लिया R है, तो R1 जो है हमारा, ये R1 जो हो जाएगा वो R हो जाएगा, जो R2 है वो प्रेजेंट वैल्यू के आधा हो जाता है, जो प्रेजेंट वैल्यू R है तो वो R/2 हो जाएगा, R2। ठीक है, और 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो T1 जो होगा ना हमारा वो 365 होगा, 1 ईयर में 365 दिन, 365 डेज विल मेक 1 ईयर। तो मान लो अगर वो कह रहा है कि अगर डिस्टेंस जो है हाफ हो जाता है तो कितने दिन 1 ईयर बनाएंगे। डिस्टेंस R है तो 365 डेज 1 ईयर बनाएंगे। तो अगर डिस्टेंस हाफ है तो कितने दिन 1 ईयर बनाएंगे। देखो T1/T2, ये तो अच्छा ही तो हो गया ना, हाँ ये अभी लिखते हैं। देखो T1/T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 कितना है, R1 है, R1 ये R है, ये है R/2 होल क्यूब, ये होल क्यूब, ये आ जाएगा T1/T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R/2/R होल क्यूब, ऐसे आ जाएगा ये। तो T1/T2 होल स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा ये, 2 क्यूब। तो T1/T2 इक्वल टू √8 आ जाएगा ये, √8 स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा। तो T2 निकालना है हमें, T1/√8 इक्वल टू T2 आ जाएगा ना ये 365/√8 ये हमारा आ गया, जो कि है 129 डेज आएगा। ये आप सॉल्व कर लेना, तो जो ये आएगा ना T2, ये हमारा आएगा 129 डेज। तो 129 डेज जो है ना, फिर वो 1 ईयर बनाएंगे। देखो आसान सा न्यूमेरिकल था, ये भी होगा, केपलर लॉ का न्यूमेरिकल था ये भी। आपको देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। अब हम चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल पर, हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। फिर देखो ये कह रहा है कि 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी है A, एक बॉडी है B। उन दोनों के A का मास है 2 kg, B का मास है 4 kg। ये दोनों ना 2 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है। R 2 मीटर है, हाँ इन दोनों का R 2 मीटर है। तो A to B 2 मीटर है, ठीक है, सेंटर से। अब मैं इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं कि जो ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो 0 हो जाए। मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट रख दिए यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 2 bodies A and B having mass 2 kg and 4 kg respectively are separated by 2 मीटर, ठीक है।
where should a body of mass 1 kg be placed so that gravitational force on body due to A and B is 0। ठीक है, चलो मान लिया हमने इसको रख दिया इनके बीच में यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया x है, A2 बॉडी है, C मान लिया इसको हमने, और C2B का डिस्टेंस हो जाएगा 2 - x, पूरा 2 है, इतना x है, 2 - x इतना, तो ये कह रहा है 0 हो जाए। 0 कब हो, देखो ये 0 कब होंगे, ये 0 जब भी तो होंगे जब वो दोनों जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल हो जाए, इक्वल होके कट करके 0 हो जाएंगे। फिर ये देखो कैसा है, g यहाँ पे देखो g m1 m/r² इक्वल टू g m2 m/r², m तो दोनों जगह सेम है, स्मॉल m, ये c, ये कट गया ना दोनों, ये m 1 kg है दोनों यहाँ पर, ये तो g से g भी कट गया, कांस्टेंट सेम रहता है, m1/r², m1 कितना है 2 kg, r² कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x² इक्वल्स टू यहाँ m2 कितना है 4 kg, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 - x का होल स्क्वायर। ये देखना क्या होगा, ये यहाँ 1 ये 2 काट लिया 2 से, तो ये इधर जाएगा, तो 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x²। अब यहाँ से अब देखो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, इक्वल टू √2x²। ठीक है, आगे बन गया 2 - x इक्वल टू √2x। ठीक है, ये √2x बन गया ऐसे। तो देखो अब हमने क्या करा, √2 की वैल्यू पुट कर ली 1.4, तो √2 ये x प्लस x हो जाएगी ऐसे, 2 इक्वल टू 1.414x प्लस x, तो ऐसे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2.414, तो 2 इज इक्वल टू 2.414x 414 आएगा ना, 2.414x, तो x इज 2.414 जो कि हमारा आ जाएगा 0.83 मीटर। तो मतलब हम x जो है a से c तक का डिस्टेंस 0.83 मीटर लेना पड़ेगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप 2 - 0.83 करके निकाल लेना। अब हम मिलेंगे अगले न्यूमेरिकल पर। अब हम करते हैं अपना 5th न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखो 5th न्यूमेरिकल में क्या है, a stone drops from the edge of the roof, it passes the window 2 meter high in 0.1 seconds। ठीक है, how far the roof above the top of the window, ये पूछ रहा है कि रूफ विंडो से कितनी ऊंचाई पर है, कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये एक रूफ बना ली A2D, ढंग से बना लेते हैं, A2D ये हमारी हो गई एक रूफ। ठीक है, ये 2 मीटर हाइट की हमने बना ली विंडो, B2C है 2 मीटर हाइट की, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे गिवन है, ये B2C हाइट है 2 मीटर। अब इस B2C हाइट जो 2 मीटर की है उसको पार करने में एक स्टोन को लगते हैं मात्र 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इतनी हाइट निकालो A2B। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखो ना, हाउ फार द रूफ अबव द टॉप ऑफ द विंडो, A2B की हाइट पूछ रहा है, मतलब वो A2B की हाइट को हम मान लेते हैं h है। ठीक है, अब देखो मैंने फॉर्मूला बताया था h इक्वल टू UT प्लस हाफ GT²। फॉर्मूला U 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हाफ GT² लग गया इसमें, h इक्वल टू 1/2, g को हमने 10 मान लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया h इक्वल टू 5t²। ये सॉल्विंग का पार्ट है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, 1/2 इंटू 10, जी को हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 10 माना है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन हो जाए, अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं, और t² था तो 1/2 को 10 से काट लिया, 5 आ गया तो t² था, h इक्वल टू 5t²। इसको मान लेते हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखो, अब A2B है h, हाँ A2B है h और B2C है 2, तो A2C जो होगा वो h प्लस 2 होगा। ठीक है, यहां से यहाँ h है, यहां से यहाँ 2 है, तो यहां से यहाँ कितना हुआ h प्लस 2, वही ये कह रहा है A2B h है, B2C 2 है, A2C h प्लस 2, तो A2C के लिए क्या लगेगा हमारा हाइट का फॉर्मूला, h इक्वल टू UT प्लस GT²। A2C में हाइट क्या है h प्लस 2। ठीक है, लगा देते हैं, h प्लस 2 इक्वल टू UT प्लस हाफ G। अब T क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए टाइम क्या होगा, यहाँ A2B का टाइम जो है ना, लिखा नहीं है यहाँ पे, हाँ यहाँ लिख देते हैं, लेट A2B टाइम इक्वल टू T, ये टाइम है। ठीक है, लेट A2B का जो टाइम है ना वो T है, और B2C का 0.1, तो A2C का टाइम कितना हुआ, T प्लस 0.1 सेकेंड हो गया, है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ T है, B2C 0.1 है, तो A2C T प्लस 0.1 हो गया, ये T
इतना t प्लस ये 0.1, यहां से यहां इतना 0.1 है, इतना t है, इतना t प्लस 0.1 होगा। टाइम में लिख देते t प्लस 0.1 का होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर लग जाएगा। h प्लस 2 u 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, 1/2 10, ये t स्क्वायर प्लस 0.01 प्लस 0.2। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, वेल एंड गुड। अब देखो यहाँ h जो हमने निकाला है ना, अब इसको मैं 5, ये देखो h हमारा क्या आया था, 5t स्क्वायर आया था, 5t स्क्वायर पुट कर दो h की जगह, बस 1/2 इंटू 10, 0.01 प्लस 0.2 सॉल्व कर लेना, इसे कर देता हूं, मतलब मैं 5, ये देखो 5t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 0.05 प्लस 1, यस 1t है, सॉरी यहाँ t है ना, ये t प्लस 1t प्लस 1t है, ये t, ठीक है, पूरा t है, ये भी ये t है, ये t है। तो 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर गए, 2 माइनस 0.05 इक्वल टू 1t, या फिर t लिख देते सिर्फ। तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 1.95, ये हमारा आ जाएगा 1.95, बिल्कुल सही आ गया ये 1.95। इसने पूछी थी हमसे हाइट, हमने निकाला है t, तो ये t तो हमारा आ गया 1.95। अब h जो है ना, h इक्वल टू 5t स्क्वायर था, ये यहां से h इक्वल टू 5t स्क्वायर था, h इक्वल टू 1.95 का स्क्वायर, h इक्वल टू 19.0125 आ जाएगा, 0125 मीटर आ जाएगा यहाँ से, बस हो गया, h हमारा h निकल आया। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना आएंगे कि स्टोन इज ड्रॉप्ड और उसकी वेलोसिटी निकालो मैंने टचेस द ग्राउंड, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे एग्जाम में। आप तो सिंपल सिंपल लगा दोगे v इक्वल टू u प्लस जी टी, टाइम भी दे दिया जाएगा अगर तो ऐसा नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है 6th। देखो अब हम करते हैं अपना 6th न्यूमेरिकल। 6th न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, अ बॉय ऑन क्लिफ 49 मीटर हाई ड्रॉप्स अ स्टोन। ठीक है, इतनी स्टेटमेंट समझो पहले। उसने स्टोन को छोड़ा है, मतलब उसका जो u होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी, वो रहेगी 0। ठीक है, उसने स्टोन को छोड़ा है, किसी फेंका नहीं है, फेंकेगा वो 1 सेकंड बाद दूसरे स्टोन को। ठीक है, अब बॉय ऑन क्लिफ 49 मीटर हाई ड्रॉप्स अ स्टोन, मैंने यहाँ लिख भी रखा है u इक्वल टू 0, क्योंकि उसने जो है ना स्टोन को छोड़ा है। ठीक है, अब देखो 1 सेकंड लेटर, ठीक है, 1 सेकंड लेटर ही थ्रोस अ सेकंड स्टोन आफ्टर फर्स्ट। ठीक है, वेल एंड गुड। 1 सेकंड बाद उसने स्टोन फेंक दिया, उसके 1 सेकंड बाद 1 सेकंड लेटर उसने ना दूसरा स्टोन फेंका। दे बोथ, वाई रह गए यहाँ पे, दे बोथ हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। देखो उसने स्टोन यहाँ पर फेंका, उसने स्टोन यहाँ पर फेंका है, छोड़ा नहीं है, फेंका है। जब वो स्टोन को फेंकेगा तो क्या वो u0 के साथ फेंक सकता है? u0 होगी तो छोड़ना हो गया, फेंका है तो u तो 0 हो ही नहीं सकती। वो ये कह रहा है कि उसने किस वेलोसिटी के साथ स्टोन को नीचे फेंका है। इफ दे बोथ हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, विद व्हाट स्पीड डिड ही थ्रो द सेकंड स्टोन। एक बार स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। बॉय ऑन क्लिफ 49 मीटर हाई ड्रॉप्स अ स्टोन, 1 सेकंड लेटर ही थ्रो सेकंड स्टोन। देखो उसने स्टोन को 1 सेकंड बाद फेंका, लेकिन वो एक समय पर ही नीचे गिरते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही। इन पर्टिकुलर टाइम नहीं, एट अ पर्टिकुलर टाइम बोला है मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बज रहे हैं आपकी घड़ी में, आपने 10 बजे एक चीज नीचे फेंकी, वो 10 पे नीचे गिर गई। ठीक है, और दूसरी चीज आपने किसी वेलोसिटी के साथ पहली चीज आपने ड्रॉप करी है, 10 बजे ड्रॉप करी, 10 पे नीचे गिर गई। 1 मिनट बाद आपने दूसरी चीज फेंकी जो 10 पर फेंकी है, u0 नहीं है, वो भी 10 पे नीचे गिरी है। तो पहली चीज जिसको आपने छोड़ा था उसके लिए 10 से 10 टाइम लेंगे, तो 10 मिनट्स आ गया उसके लिए टाइम। और दूसरी चीज के लिए वो भी 10 पे नीचे गिरी है, लेकिन 1 मिनट बाद उसको फेंका था, तो 10 1 से 10 तो 9 मिनट। पहली चीज के लिए टाइम कितना था 10, दूसरी चीज के लिए टाइम कितना था 9। तो हम एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब कि t जो है ना, मतलब 1 सेकंड बाद फेंका है लेकिन सेम टाइम पर नीचे गिर रहे हैं। तो यहाँ पे t जो है, अगर हम स्टोन 1 के लिए देखें, फॉर स्टोन 1 टाइम विल बी t, एंड फॉर स्टोन 2 टाइम विल बी t -1 सेकेंड्स।
स्टार भी मार्क कर रखा है मैंने, सेम मत ले लेना टाइम गलती से, सेम ले तो यू तो 0 ही आ जाएगा, फिर तो फर्क ही क्या रह गया, टाइम का ही तो खेल है। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले स्टोन के लिए निकालते हैं। आप बोलोगे पहले स्टोन के लिए सीधा दूसरे स्टोन के लिए निकालो, टाइम तो यहीं से निकलेगा ना। ये देखो अभी आप देखना क्या फॉर्मूला लगाता हूं मैं, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ u 0 है तो h इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। s कितनी है 49 इक्वल टू 1/2, 9.8 हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी स्क्वायर ये कट के 4.9 आ गया, 49 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। आपको दिख रहा है ना ये देखो 49/4.9 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये 10 है, 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया, टी इक्वल टू √10 आ गया, स्क्वायर हटा ना तो रूट आ जाता है, ढंग से बना लेते ना, रूट को ऊपर नहीं है ढंग से, टी इज इक्वल टू √10। अब ठीक है, तो √10 की वैल्यू रहती है 3.162, ये आप निकाल लेना, आपको मेथड सिखाया है ना, ये 10 है, फिर 3 यहाँ 9, फिर 1, फिर ये करा, फिर 0 0 आई, फिर ऐसे करके आप निकाल लेना। ठीक है, अब देखो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको √5 की वैल्यू बताओ, जिसको √2 की वैल्यू बताओ, तो इसको √10 को आप लिख दो √5 इंटू √2, फिर √5 की वैल्यू लिखो, √2 की लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल लो, बस 3.162। वैसे लॉन्ग उससे डिवीजन से कर लेना, टाइम इक्वल टू 3.162 सेकंड आ गया, वेल एंड गुड। अब इसके लिए देखो, इसके लिए कैसे होएगा, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या टाइम 3.162 होएगा, नहीं, 1 सेकंड बाद फेंका, सेम टाइम पे गिर रहे हैं, तो टाइम कितना रहेगा यहाँ पे टाइम आकर 3.162 माइनस 1, 2.162 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे u 0 नहीं है, h इक्वल टू u 2.162 सेकेंड, t है ना 1/2 इंटू 9.8, 2.162 का स्क्वायर, h हमारा 49 था, पुट कर देते हैं, 2.162 u इक्वल टू ये 4.9 ओ इक्वल टू, कोई गड़बड़ हो गई, यहाँ प्लस है बीच में ना, हाँ वो मैंने गलती से इक्वल टू डाल दिया, वो मैंने सोचा यहाँ इक्वल टू नहीं है, हाँ वो उसको नेवर माइंड, वो ना गलती फ्लो में लिख गया मेरे से, वो 4.9 इंटू 2.162 का स्क्वायर। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना 4.9 इंटू 2.162 का, तो ये सॉल्व कर करके पूरा सब आ जाएगा 22.90। ठीक है, 49 इक्वल टू 2.162 u प्लस 22.90 आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ कर लेना 49.22 माइनस 22.90 इक्वल टू 2.162 u। अब यहाँ से आप कर लेना 49 माइनस 22.90 अपॉन 2.162 इक्वल टू u। ठीक है, अब ये देखेंगे आप कि 49 है, तो इसको जब आप पूरे को माइनस करेंगे ना, इसको माइनस इसको, 49 माइनस 22.90 डिवाइड 2.162, ये आ जाएगा हमारा 12.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारे u। तो मतलब जो हमारा सेकंड स्टोन है ना, हमने उसे 12.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे फेंका है, 1 सेकंड बाद फेंका है, सेम टाइम पे दोनों स्टोन मार्कर गिर गया, सेम टाइम पे दोनों स्टोन जो है उसको ग्राउंड को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं कैसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मैंने आपको 10 और 10 वाले एग्जांपल से समझा दिया कि एक स्टोन 10 बजे फेंका और वो 10 पे नीचे गिरा, दूसरा 10 1 पे फेंका, वो भी 10 पे गिरा। पहले के लिए टाइम 10 मिनट होगा, दूसरे के लिए टाइम 9 मिनट होगा, वो 10 1 पे फेंका लेकिन गिरा 10 पे ही। ठीक है, इसके लिए u 0 h 49 मीटर, टाइम t g 9.8 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लिए, यहाँ से t निकाल लिया, t-1 में t-1 पुट कर दिया, फिर निकाल लिया और यहाँ से आपका निकल आएगा u। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना अगला न्यूमेरिकल, अब हम करेंगे अपना 7th न्यूमेरिकल। अब सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं, बस एक वेट और मास का रहता था, तो ये एक सही दिख रहा था तो मैंने ये ले लिया। अब फ्री फॉल पे आए चाहे किसी पर भी आए, फ्री फॉल पर, ग्रेविटेशनल फोर्स पर, तो आप वो कर सकते हैं। ये वेट और मास का है, तो देखो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ। देखो अब इसका मास मून पर आपको बिना क्वेश्चन पढ़े ही पता होना चाहिए, है ना। जितना मास अर्थ पे है तो उसका 1/6 कर दो, तो उतना मास मून पे 100 न्यूटन। ठीक है, व्हाट इज इट्स मास ऑन मून, हिज वेट, व्हाट इज इट्स मास। ठीक है, व्हाट इज इट मास
on moon his weight is 100 न्यूटन, what is his mass on moon, what is its acceleration due to gravity on moon। ठीक है, इन्होंने लिखा है टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल, वेट का फॉर्मूला आपको बताया था, वेट इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू mg। वेट हमारा दे रखा है 6, वेट और ये अर्थ के बारे में यहाँ लिख देता हूँ ना, मैं ढंग से लिखता हूँ, ये मैं सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम। ये अर्थ का है पहले, ये मून का यहाँ हो गया, ठीक है, ये मून का यहाँ हो गया। वेट का फॉर्मूला रहता है mg, 600 इक्वल टू मास, ये g हमारा दे रखा है 10, तो 600 अपॉन 10 तो 60 आ गया। 60 इज इक्वल टू मास आ गया हमारा, मास ऑन अर्थ, अर्थ इक्वल टू मास ऑन मून होता है। कहीं भी चले जाओ, मास क्या डिफर करता है, नहीं ना, तो मास कितना हो गया 60 kg। चाहे मून पे जाओ चाहे कहीं जाओ, हमें क्या मतलब है इससे, ठीक है। देखो मून पे भी वेट का फॉर्मूला रहता है mg, कहीं भी चले जाओ, मून पे क्या, मून पे वेट दे रखे इन्होंने 100 न्यूटन इक्वल टू मास तो 60 है ही, तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो। मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी अर्थ पे देने को क्या रखी होती है, उन्होंने उसका 1/6 रहती है। वैसे भी कर सकते हो आप 10/6, ठीक है, क्वेश्चन में भी 10/6 ही आएगा, सॉल्व करके देखना। जी निकालो आप यहाँ से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून पूछ रहे हैं, एम लिख देते, तो 100 अपॉन 60 इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो 10/6 आ गया, इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो 3.5, तो आ गया 1.67 इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछ भी ले तो भी आप कर लेंगे, इसमें बताने लायक कुछ था नहीं, ऐसा इजी क्वेश्चन था। 1/6 कुछ करना भी नहीं पड़ा हमें। आई होप अब एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, बिग जी और स्मॉल जी में डिफरेंस, ठीक है। अब हम वो करेंगे, हम देखेंगे बिग जी वर्सेस स्मॉल जी, ठीक है। आपको ये पता रहेगा फिर भी बताना होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता बिग जी वर्सेस स्मॉल जी। बिग जी और स्मॉल जी में डिफरेंस क्या, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है फिर भी समझ में नहीं आता। ये देखो, बिग जी मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो क्या रहता है कि बिग जी कहीं भी चले जाओ सेम रहता है, इट इज इंडिपेंडेंट, है ना। और जो स्मॉल जी है वो बड़े मास पे डिपेंड करता है, बिग एम पे। बिग एम क्या मतलब, प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है, ये एम पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द प्लैनेट, ये आप मान लो अभी के लिए, ठीक है। ये अभी भी वेरी करता है, ये प्लेस टू प्लेस भी, ये वेरी नहीं करता, ये कांस्टेंट है, इतना ही रहेगा। कहीं भी चले जाओ ब्रह्मांड में, कहीं भी चले जाओ, एनीवेयर इन द यूनिवर्स इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट रहती है अर्थ पे, इसकी जो वैल्यू रहती है वो अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बस ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सारे पॉइंट को सर्कल कर दो। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सेम रहता है, चेंज होता है, ये हर जगह इसकी वैल्यू है। ये ऑन दी अर्थ इसकी वैल्यू है, अर्थ पे भी वेरी करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल्स इज मोर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। ये प्रूफ करके दिखाया था मैंने आपको। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बस एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर था, यहीं पे चैप्टर एकदम फिनिश होता है। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आई विल ट्राई टू आंसर दैट।